If you're coming to India, there's a new cashless way to pay with none of those pesky credit card fees, and even the chaiwala on the side of the road accepts this form of payment. It's called UPI, and it's India's homegrown digital wallet with over 260 million users and 8 billion transactions per month. And foreigners can join India's payment revolution now too. When you arrive at the airport, है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ करवाई गई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुतारिफ की गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बात की जा रही है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। एक साइड पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरी साइड पे डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हो। 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें, जैस कैश पे तो उस पर 200 रुपये चला जाता है। 200 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है। 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदाजन 1,000 रुपया तकरीबन होगा। 1,000 कट जाएगा। एक्चुअली मोदी जो है ना वो बहुत एक शार्प माइंडेड और बहुत ज़्यादा ना, वो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को उससे इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्स दे। दुनिया तो ऐप बना के चांद से आगे चली गई है, मरीख की तस्वीरें आ गई हैं, वो सारे मामला हो गए हैं, और हमारा मजदूर वहाँ बाहर बैठा ये सोच रहा है कि मैंने जो पाकिस्तानी मजदूर है कि मैंने अपना रुपया कौन सी ऐप के जरिए भेजना है। जय हिंद दोस्तों, भारत के स्वदेशी कैशलेस पेमेंट सिस्टम को देखकर अमेरिकन लोग भी हैरान हो चुके हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि जब भी हम भारत में प्रवेश करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो हम भविष्य के किसी देश में आ चुके हों। डिजिटल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिएगा ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है क्या चीज़ है। सेकेंडली, इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और चाइना कहाँ खड़ा है? देखिए, जिन 3 मुल्कों का आपने नाम लिया है, पाकिस्तान का, चाइना का और इंडिया का, आप इन्हें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ये क्यों देख रहे हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्यों देख रहे हैं? ठीक है, ये जिस तरतीब से आपने नाम लिए हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी वैसे ही खड़े हैं। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तो खैर तीसरे नंबर पे भी नहीं है, क्योंकि नाम ही आपने 3 लिए हैं। अगर गधों की रेस होगी तो तीसरे नंबर पे भी गधा ही आएगा। तो वो नहीं, अगर ओवरऑल पूरे हम नाम किसी का नहीं लेते, मैं ओवरऑल कहूँगा इस टाइम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज। राइट नाउ पाकिस्तान इज नोवेयर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपली आई वुड लाइक टू डिफाइन कि हम तो अभी हमने उनकी इब्तदाई सीढ़ियों पे भी कदम नहीं रखा। ठीक है, हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। मतलब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो इस जमीन पर जो एज चल रही थी वो थी इंडस्ट्रियल एज। ठीक है, ओके। मगर जब आप पैदा हुए तो जमीन पे एज बदल चुकी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब दरअसल एक अमेरिकी भारतीय यूट्यूबर की वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह अमेरिकन यूट्यूबर अपने देश के नागरिकों को भारतीय कैशलेस पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मूल के उस यूट्यूबर का कहना है कि जब भी हम भारत में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और यह टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अद्भुत है कि इसमें हमें करेंसी की कोई भी जरूरत नहीं होती, और यह टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अद्भुत होती है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें भारत देश में रहने के लिए करेंसी की कोई भी जरूरत नहीं होती। उस अमेरिकी नागरिक ने अपने यहाँ के नागरिकों को बताया कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप भारत में बहुत कुछ कर सकते हो, और इस टेक्नोलॉजी को यूपीआई पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। अपनी वीडियो में विस्तार से यूपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हुए उस अमेरिकी यूट्यूबर का कहना था कि यह टेक्नोलॉजी आपको भारत में कार खरीदने से लेकर सब्जी खरीदने तक में मदद करेगी। अमेरिकन यूट्यूबर ने अपनी वीडियो में बताया कि भारत में इस टेक्नोलॉजी के तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, और इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से भारत में हर महीने तकरीबन 8 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होते। उस अमेरिकी यूट्यूबर का कहना था कि भारत में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि भारत में मुझे कैशलेस जीवन जीने का मौका मिलता है। 70 सालों में हमने अपना कोई ऐसा मेथड ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को फायदा हो। हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखना, फ़र्ज़ कर लें कि कुछ दिनों पहले हमारा डेंगू का कैसा प्रॉब्लम बन गया था कि वहाँ मरने से डेंगू बुखार के लिए एक पैनाडोल गोली क्या होती है,
क्या उसकी बुक करते 10 रुपये का एक पत्ता था, जी उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो हमको ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। हाँ। सर अगर 10,000 रुपया यहाँ से दुबई भेजना हो तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टैक्स पे करना पड़ता है हमें? 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें, जैस कैश पे तो उस पर 200 रुपये चला जाता है, 200-250 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है। 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदाजन 1,000 रुपया तकरीबन होगा 1,000 कट जाएगा। अगर 10,000 दुबई भेजना हो अंदाजन कितना टैक्स बैंक काटेगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपये काटेगा। 200-300 मुझे लगता है ज्यादा कटेंगे। शायद ज़्यादा। अच्छा, लेने वाला भी टैक्स देता है और जो पेमेंट बाहर से आती है वो भी टैक्स देता है। दोनों साइडों से टैक्स देना पड़ता है। और जो इसको रकम मिलती है वो तो कट के बहुत थोड़ी रह जाती है। तकरीबन वो चला जाता, कोई 90-80% रह जाती वो तो। इतना टैक्स में चला जाता है। देखिए शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की कोई भी गवर्नमेंट आती है तो क्योंकि ये रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव भी हैं नवाज शरीफ साहब के, तो समधी भी हैं बिल्कुल, तो इसलिए जी इन्हें कोई ना कोई मिनिस्ट्री तो इनको दे ही दी जाती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है, और इसी किस्म के कई सीट्स ऐसी हैं, पोस्ट ऐसी हैं जो इसहाक डार साहब के पास रहा करती हैं। इसहाक डार साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है। जी हाँ, 130 बिलियन तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो लोग वाकई में पाकिस्तान की फाइनेंस को जानते हैं या समझते हैं उनका कहना है कि 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की कहानी है। लेकिन खैर इसहाक डार साहब जो है उनका कहना ये है, अगर उनकी बात को हम मान लें और 200 के बजाय 130 बिलियन डॉलर पर ही रुक जाएं, तो उनका कहना यह है कि जी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जी हाँ, ये खैर ये टेंशन लेने का और देने का मैं खुद कह रही हूँ, ये इसहाक डार साहब ने नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने दिल में यही कहा होगा कि टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। जी हाँ, इसहाक डार साहब का कहना यह है कि 130 बिलियन डॉलर्स जो है पाकिस्तान के ऊपर अभी तक लोन जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके लिए जो पब्लिक है और जो लोग पाकिस्तान के, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसहाक डार साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान के लोगों में इतना टैलेंट है कि वो इस लोन को दे देंगे वापस। मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब जो है इस किस्म की बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, मगर ये जरूर है कि जब भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, चाहे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने हो, चाहे इमरान खान से पहले, हमेशा उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने कशकोल यानी कि जो भीख मांगने के लिए प्याला होता है जी, उसको तोड़ दिया है। हम आइंदा IMF नहीं जाएंगे, हम आइंदा वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरब या किसी से भी कर्जा नहीं मांगेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। इमरान खान ने भी यही कहा था कि जी मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन लोन मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने भी इनमें से कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, लोन लेने के लिए वो भी जगह जगह दर दर पहुंचते रहे, और यही हाल हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर जो लोन था वो बढ़ता चला गया। ये भी एक अजीब सी बात है, बहुत से लोग